कभी जैसे कॉलेज में थे तो क्रिकेट खेलने से पहले क्या था सपना, क्या बनना है? दरअसल मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ये भी बात बता दूं, स्लम्स में ना आप यूपी बिहार के बच्चों को पूछेंगे कि बड़े होकर कहाँ बनवा बिटवा, तो बोलेगा आईएएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। स्लम में रहने वाले बच्चे का ना दो ही सपना होता है, आज भी आप जाके वेरीफाई कर लीजिए। क्या होता? या तो उसको मुकेश अंबानी बनना है या उसको दाऊद इब्राहिम बनना है। अगर पैसा कमाना है तो वो भी वो ऊपर। सब में एक्सट्रीम चाहता है। हम्म। और आप दाऊद इब्राहिम डॉन होगा दुनिया के लिए, आप बम्बई के स्लम्स में जाके पता करिए, आइकन है वो। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? बच्चे गरीब हैं, उनको पता है जल्दी अमीर होने का रास्ता क्या है, क्राइम है। सही कह रहे। तो मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो अपने आप को अभी से ही दाऊद इब्राहिम बोलने लगते हैं। बड़ा होकर हमको दाऊद भाई बनना है, डी कंपनी ज्वाइन करना है। क्यों करना है? इसलिए नहीं करना है कि उसको मुंबई पे राज करना है। वो अपने माँ बाप को दूसरों के घर में बर्तन मांजते हुए देख चुका है, उसको लगता है कि झटके में अमीर कैसे बना जाए। वो माफियागिरी से ही होगा, हालांकि वो नहीं बने वो अलग बात है। तो ये सोच इम्पैक्ट करती है बचपन को बहुत बिल्कुल ज़्यादा। करती है। आप अपनी माँ को किसी के घर में बर्तन मांजते हुए देख रहे हो, ये आपको मुझे लगता है बहुत बड़ा ट्रॉमा है। हमने भी देखा है। मुझे याद है, मैं आपको एक वाक्य अपना पर्सनल बताता हूँ कि एक बार मोहल्ले में आते हैं ना, वो पैंट शर्ट बेच का कपड़ा बेचते हैं, उसमें एक स्क्रैच कार्ड मिलता है, स्क्रैच करो तो उसमें बाइक होती है, लैपटॉप होता है, मोबाइल होता है। मुझे याद है आज भी कि मैंने जिद करके खरीदवा दिया था 250 रुपये का। वो स्क्रैच किए तो उसमें ना कुछ हेयर ड्रायर मिला, तो मुझे पता नहीं था। वहाँ जाके देखा तो मेरी मम्मी जाके अंदर रो रही है, तो मुझे पता चला 250 रुपये कितने इंपॉर्टेंट है। 250 रुपये की तो ऐसी कॉफ़ी पी जाते हैं कि दिन में शायद 5-6 कॉफ़ी पी जाते होंगे, पर 250 रुपये वो मेरे लिए आज भी ट्रॉमा है कि वो जो मैंने 250 रुपये के लिए फूट फूट के रोते हुए किसी को देखा है। तो मुझे लगता है कि बहुत पेनफुल होता है एक जर्नी, और वो ट्रॉमा है। आज भी मैं जब सोता हूँ, मेरी उम्र 31 साल हो गई है, एक भी रात ऐसी नहीं बीती हो कि मुझे वो दृश्य याद नहीं आता। तो ये गहरे छाप भी छोड़ता है बचपन में बिल्कुल बच्चों को। छोड़ता है, और वही आपको और शेप करता है। आप जैसा झेलते हो, आप बचपन में बहुत पिटे हो, आप बहुत ढीठ बन जाते हो बड़े होके। आप बहुत पैम्पर्ड हो तो आप बहुत इनसिक्योर और बहुत डरपोक बन जाते हो। तो मुझे लगता है आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो आपको शेप करते हैं, और मुझे लगता है आज मैं जो भी हूँ वो मेरे एक्सपीरियंसेस की वजह से हूँ। मैं किसी की अनुकंपा पे नहीं हूँ, ना मैं किसी बड़े खानदान में नहीं पैदा हुआ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा हूँ। बुरा हो अच्छा हो चाहे जो भी हो, मैं कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता दुनिया में। गलतियाँ मैंने भी 50 की होंगी, गलतियाँ सब करते हैं। पर यह है कि एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश हर दिन करनी चाहिए। ये नहीं कि अच्छा इंसान बनना है, वो एक कोई डेस्टिनी नहीं है, इट्स अ जर्नी। एक दिन का नहीं। एक दिन का नहीं है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, नहीं। आप रोज बनिए, वो आप अपने आप बन जाएंगे। तो जो लोग डेस्टिनी के पीछे भाग रहे हैं ना, वो सफ़र को मिस कर रहे हैं। सफ़र ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो मुकेश अंबानी बनना चाहते थे या दाऊद इब्राहिम? दोनों ही। कभी कभी लगता था ये बन जाए, कभी लगता था चीज़ें उस तरफ हो रही हैं तो वो बन जाए। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे देर सवेर समझ में आ गया कि ये रास्ता ठीक नहीं है। या मुकेश अंबानी भी बनना हो तो उसके लिए धीरू भाई चाहिए ना, तो मेरे पापा तो धीरू भाई हैं नहीं। या मैं धीरू भाई बनने का सपना देखूं तो धीरू भाई बनना ज़्यादा आसान है, मुकेश अंबानी बनना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको धीरू भाई चाहिए, और धीरू भाई तो सबको नहीं मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें स्लोली एंड ग्रेजुअली समझ में आ गई। और स्लम में ना बहुत कुछ होता भी है, अन्याय वन्याय बहुत होता है, फिल्मों की तरह बुलडोजर चल रहा है, स्लम तोड़े जा रहे हैं। तो खुन्नस नहीं आती कभी? आज देख के नहीं लगता कि मतलब जैसे आज आप इस जगह हैं तो वो जिंदगी आपने जी है, वो बिल्कुल करीब से और बिल्कुल बिल्कुल वास्तविकता, फिल्म नहीं है। हाँ, तो आज लगता नहीं कि कुछ किया जाए इस चीज को खत्म करने के लिए? नहीं करना है। नहीं, उसी लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो स्लम्स में ना बड़े अन्याय बहुत होते हैं। किसी का घर, जैसे हमारे समय में मुझे याद है कि स्लम्स तोड़ने का, मुंबई को शंघाई बनाने का एक शगुफा छोड़ा गया, जिसके नाम पर बहुत सारे स्लम को कुर्बान किया गया मुंबई में। तो हमें लगता था हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा बोलेंगे पीट देगा, हमारा भी घर गिरा देगा। पर उसके लिए एक रास्ता था कि या तो वकील बन जाओ या तो पत्रकार बन जाओ, क्योंकि तब तक तो पत्रकार के
हैसियत थी ना समाज में कि पत्रकार कुछ बोलता है तो लोग सुनते हैं और इम्पैक्ट भी होता है उसका। आज तो सबको पता है ये कौन है, ये कौन है, इसकी क्या हैसियत है। उस समय पत्रकार बहुत रिस्पेक्टेड पोजीशन थी। और मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट था जेडी की हत्या। मैं साकीनाका इलाके में रहता था और पवई इलाके में हीरानंदानी में जेडी की हत्या हुई थी। और मैं तब जेडे के बारे में सुना कि जेडे ऐसे पत्रकार थे, और ये जिग्ना वोरा, हाँ जिग्ना वोरा के बारे में पढ़ा, फिर छोटा राजन, दाऊद इब्राहिम। और मैं माफिया बनने का तो नहीं सोचा, पर मेरा माफिया में बड़ा इंटरेस्ट है। और मेरी शुरुआत हुसैन जैदी की किताब डोंगरी टू दुबई से हुई थी। मैं अपनी 9वीं कक्षा में डोंगरी टू दुबई पूरा चाट गया था। अच्छा। हाँ, और बम्बई का कितना बड़ा भी माफिया हो, मैं उसको डेट वाइज बताता था कि डेविड कुंजू का कब हत्या हुआ है, समद खान की हत्या कब हुई है, या फिर करीम लाला ने कब ये किया, खालिद पठान ने कब ये किया। और मुझे सब ऐसे बाय हार्ट नाम याद होते थे कि छोटा राजन ने क्या किया और हाजी मस्तान ने क्या किया। तो मेरा बम्बई के माफिया में बड़ा इंटरेस्ट था। और जेडी की हत्या हुई और वो ट्रिगर था कि मुझे लगा मुझे जर्नलिज्म में जाना चाहिए। तो ये कब की बात है, कॉलेज में थे? कॉलेज में था मैं। कौन सा ईयर था? शायद मुझे लगता है जेडी की हत्या 2008-10 में हुई थी, शायद 8-9 में, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। पर मुझे लगता है वही एक ट्रिगर पॉइंट था जेडी की हत्या के बाद। मुझे लगा इसमें जाना चाहिए। अब ऐसे जाना चाहिए, यहाँ तक पहुँचेंगे, ये कभी नहीं सोचा था कि ये करेंगे। मुझे लगता था मैं माफिया कवर करूँगा। कॉलेज खत्म हुआ? हाँ, कॉलेज मेरा कॉलेज खत्म, और मैं ना कमा रहा था बचपन से ही। ऐसा नहीं है कि मैं अपने 10वीं कक्षा के बाद से ही कॉल सेंटर ज्वाइन करके मैंने ना रिलायंस के पोस्टर भी लगाए हैं 75 रुपये की दिहाड़ी पर। मतलब मेरा ये था कि पैसा कमाना है ना, कैसे भी कमाना है, चाहे वो झाड़ू मार के कमाओ, चाहे गैरेज में काम करके कमाओ, कैसे भी कमाओ। तो स्लम के बम्बई के बच्चे ना थोड़ा हसलर होते हैं। वो इंतजार नहीं, वो 35 साल तक यूपीएससी का इंतजार नहीं करते। उनको लगता है कि इंस्टेंट, हाँ तो इंस्टेंट कुछ ना कुछ करो। मैंने एक चीज देखा है मुंबई में आपको 2 महीने की छुट्टी मिलती है ना, बहुत सारे लोग गाँव आ जाते हैं। मैं मुंबई के बच्चा 2 महीने में कुछ नौकरी करके 1800-2000 की नौकरी करके 4000 रुपये बचाता है। ये वहाँ हमेशा रहा है, क्योंकि वहाँ लोग काम करने में ज़्यादा महत्व देते हैं। वहाँ मेहनत को सलाम है। वहाँ ये नहीं है कि आपका परिवार ये रसूखदार है, कोई नहीं जानता पड़ोस में कौन रह रहा है। मैं शायद नहीं बता सकता जहाँ मैं रह रहा था कि मेरी पिछली गली में कौन कौन अंकल रहते होंगे, शायद मैं अब देखूंगा तो पहचानूंगा भी नहीं। तो बॉम्बे का वो फास्ट पेस्ड लाइफ है ना, तो मुझे लगता है कि मैं कॉल सेंटर ज्वाइन किया। अब ये सब करने के बाद मुझे किसी ने बोला कॉल सेंटर ज्वाइन कर लो, तो एक एयरटेल कॉल सेंटर मैंने ज्वाइन कर ली। चूँकि मैं अंग्रेजी ठीक ठीक टूटी फूटी बोल लेता था, ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छी बोलता था, ठीक ठाक बोल लेता तब तक। और उसके लिए भी एक सोलंकी सर नाम के एक टीचर थे, वो मारते बहुत थे अगर हिंदी में बात करो तो उन्होंने जो सिखाया थोड़ा बहुत, उसी के बदौलत एक नौकरी मिल गई एयरटेल के कॉल सेंटर में, पोस्टपेड वाले डिपार्टमेंट में। तब पोस्टपेड अमीर लोग इस्तेमाल करते थे, तो इसलिए अंग्रेजी बोलने पे पोस्टपेड में नौकरी मिली कि पोस्टपेड में अंग्रेजी बोलने वाले लोग आएंगे तो आप बात कर लोगे। तो और आज पोस्टपेड तो बड़ा आसान हो गया है। बिल्कुल। तब पोस्टपेड मतलब सिर्फ बड़े बिजनेसमैन और अमीर लोग इस्तेमाल करते थे, और प्रीपेड भी बहुत लोग, बड़ा मुश्किल होता था उस समय संभालना। मैं आपको ये बता रहा हूँ 2007 वात की बात बता रहा हूँ, लगभग 15-16 साल रिवॉल्यूशन वाला टाइम। हाँ, 15-16 साल पहले पोस्टपेड बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे वहाँ काम करते करते मेरी अंग्रेजी पे थोड़ी पकड़ बननी शुरू हुई, क्योंकि गलती आप करते 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 कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। आज भी बहुत लोग अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, वो जस्ट अंडर कॉन्फिडेंट है कि लोग मजाक उड़ा देंगे। विदेश में आप गलत अंग्रेजी बोलो तो उनको समझ गए, उनके लिए अंग्रेजी एक कम्युनिकेशन का माध्यम है मात्र। हमारे यहाँ अंग्रेजी एक प्रेस्टीज का माध्यम है। आप एक शब्द गलत बोलिए, आपको ग्रामर करेक्शन करने वाला सामने मिलेगा। इसलिए हमारे लोग बहुत डरते हैं अंग्रेजी बोलने में कि उनका डिक्शन ना खराब हो जाए, कुछ ग्रामर खराब बोल देंगे तो सामने वाला लोग मजाक उड़ा देगा। मुझे लगता है हमारे यहाँ आधी दिक्कत तो यही है कि हर चीज को आत्मसम्मान से जोड़ दिया जाता है। अगर स्टैंडर्ड बना दिया जाता है, अगर अंग्रेजी आती है तो अच्छा है, और नहीं आती है तो आप काफी पिछड़े हुए हैं, काफी पीछे रह गए। वो जब ऐसे स्टैंडर्ड बना दिए जाते हैं तो आदमी को हिचक होने लग जाती है, और वही शायद रोक देती है सीखने से, समझने से। इंसान को अब जब आप मान लीजिए आप जैसे इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको पहले दिन ही कोई बोल देगा यार बंद करो यार, तुमको आता होता नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है आज आप जैसे भी सवाल पूछ रहे होंगे, आप पिछले वाले से बेहतर पूछ रहे होंगे, पिछला वाला पिछले वाले से बेहतर होगा, और पहली बार से तो
आज का सबसे बेहतर होगा। तो वो एक कॉन्फिडेंस बनता है धीरे धीरे धीरे। जैसे आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो तो आप शुरुआत में आप गवाते हो जीतते हो, फिर धीरे धीरे आप सीखते हो, फिर आपको समझ में आता है, कॉन्फिडेंस, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, और मुझे लगता है बड़ा वही करता है दुनिया में जो अपमान का घूंट पीना जानता है। जो व्यक्ति अपमान का घूंट नहीं पी सकता वो जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं अपमान का घूंट पी के सो जाइए, वक्त पर उसे लौटाइए। रिएक्शनरी अगर आप अपना कैरेक्टर को बनाएंगे कि हर बात पे आप रिएक्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप बड़ा नहीं कर पाएंगे आप जीवन में कुछ, क्योंकि मुझे लगता है आप जब व्यापार भी करते हैं या बड़ा कोई स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप 50 इन्वेस्टर के पास जाते हैं और 50 लोग आपको भगा देता है। रिजेक्शन झेलना चाहिए। अब आप बोले अरे यार तुम्हें पता ही नहीं है, तुम बिजनेस करना जानते ही नहीं हो, पहले दिन ही आप किसी लड़ पड़ो तो आपसे कोई नहीं मिलेगा। तो जब आपको जिस दिन इन्वेस्टमेंट मिलेगा आप किसी से बड़ी कंपनी बना लोगे, फिर उससे जाके हाथ मिलाइए अच्छे से। वो जवाब है, उसके लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग किए होंगे अपने जीवन में जिनको लोग बेवकूफ़ समझते थे, वो अपने जीवन में बेहतर कर गए, और उनको वापस आके बताने की जरूरत नहीं है कि आप तुम मुझे बेवकूफ़ बोलते थे। उनकी सक्सेस ही बता रही है कि यार तुम गलत थे, और वो इंसान को खुद समझ में आना चाहिए कि मैं गलत हूँ। कोई तीसरा आदमी या कोई दूसरा व्यक्ति आके बताए मैं गलत हूँ तो वो मुझे लगता है कि वो उससे कुछ होगा नहीं। वो एक पल भर का बातचीत है, पर वो सेल्फ करेक्शन का मोड नहीं है। ठीक है, जर्नलिस्ट कैसे बने, उस राह पे आ जाते हैं, कहाँ से शुरू हुआ और जर्नलिस्ट की कहानी बताएं। हाँ, मैं जब कॉलेज मैंने ना 12वीं के बाद से मैं आपको बता रहा था कि कॉल सेंटर में काम करने के बाद 5,000 रुपये मुझे तनख्वाह मिलती थी। 3 महीने मैंने वहाँ काम किया, 3 महीने से 15,000 रुपये जुटे तो मेरे घर का पहला फ्रिज आया। सैमसंग का मुझे याद है 11,700 रुपये का हम लोग ने एक फ्रिज खरीदा। उसके बाद मेरी अंग्रेजी थोड़ी बेहतर हो गई तो किसी ने मुझे इंटरनेशनल कॉल सेंटर में ट्राई करो, अच्छा वहाँ थोड़ी तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी। मैंने ज्वाइन कर लिया तो मेरी तनख्वाह वहाँ 15,000 रुपये हो गई। तो वहाँ काम करते करते मैंने पढ़ाई छोड़ दी। 12वीं के बाद पढ़ाई बंद 2 साल। मैं वहाँ काम कर रहा था, प्रमोशन हो गया एक, तो अब मुझे लगता था कि मैं यहीं रहूँगा। तो 2 लड़के आए, उन्होंने बोला अरे सर आपको पढ़ना चाहिए, क्या है 12वीं के बाद छोड़ दिए, कल आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाना होगा तो 12वीं पास पे थोड़ी ना बनाएंगे। दे नीड बेसिक एटलीस्ट ग्रेजुएट तो होना चाहिए। तो मैं कैसे करके जाके ले लिया एडमिशन। मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना था, मुझे जर्नलिज्म करना था, क्योंकि जर्नलिज्म में आपको मैथ्स नहीं पढ़ना है और आप बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिख कर भी मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो मैंने एडमिशन ले लिया जाके, और मैं काम भी करता था रात को 8 से सुबह 5 बजे तक ऑफिस, 7 बजे कॉलेज, 12 बजे कॉलेज छूटा, 1 बजे घर पे, फिर सो के 6 बजे उठता था, फिर ऑफिस 8 बजे। ये मेरा टाइम टेबल था। 3 साल तक चला और मार्क्स अच्छे स्कोर हुए। फिर मुझे किसी ने, मेरे बड़े भाई हैं अश्विन, उन्होंने बोला कि यार ये सब करके कोई फ़ायदा वायदा नहीं है, तो IMC जा। तो बोला IMC जाके क्या होगा। तब तक मुझे IMC के बारे में पता नहीं था। मुझे बताया रवीश कुमार IMC से पढ़ा है। ये भी भ्रम है, ये भी भ्रम है, गलत है। मैं आपके दर्शकों को बता दूं वो ये फर्स्ट टर्म में छोड़ के चले गए थे। लेकिन हालांकि बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी पढ़े हैं और बहुत सारे घटिया लोग भी वहाँ से पढ़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है वहाँ। कल जीत करके अपने माँ बाप से फॉर्म मत भरवा लीजिएगा। पढ़ने के पढ़ना और पढ़ के अच्छा इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स भी करके आप जर्नलिस्ट बन सकते हो। ये गलत है कि जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट में जाके आप बन सकते हो। तो मैं वहाँ फॉर्म वॉर्म भरा, एडमिशन हुआ, निकल गया रिजल्ट, नाम आ गया। और जिसने मेरा ज़बरदस्ती भरवाया था, मेरा एक दोस्त है, उसका नहीं हुआ, मेरा हो गया। अच्छा, हालांकि मैं बहुत कन्विंस नहीं था भरने के लिए। कहते हैं बहुत टफ है IMC में एडमिशन लेना। टफ नहीं है, मुझे लगता है कि ठीक है। मतलब मुझे लगता है एक नॉर्मल एडमिशन से 10% टफ होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा टफ है, बहुत बड़ा हुआ है। हर साल IMC से 400-500 निकलते हैं। आप 5 नाम बताइए जो मार्केट में बड़ा करते हैं। इंस्टीट्यूट बड़ा नहीं होता। रवीश कुमार तो वहाँ नहीं पढ़े, पुण्य प्रसून वाजपेयी तो वहाँ से नहीं पढ़े। बड़े बड़े जर्नलिस्टों की मैं बात कर रहा हूँ। उर्मिलेश तो वहाँ से नहीं पढ़े, दिबांग तो वहाँ से नहीं पढ़े। तो ये गलत फहमी है कि कोई इंस्टीट्यूट पत्रकार बनाता है। इंस्टीट्यूट आपको स्किल सिखाता है। वो तो आप बिना पढ़े किसी न्यूज़ रूम में 2 साल काम कर लीजिए, आप स्किल सीख लेंगे। मुझे लगता है आपका जो एथिक्स होता है जर्नलिज्म में, वो आपको बड़ा बनाता है। आपका नज़रिया, आपको क्या करना है। मैं बहुत सारे पत्रकारों को जानता हूँ, और जो लोग पत्रकारिता को समझ रहे हैं कि पत्रकारिता आने के बाद बड़ा ग्लैमर होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी,
तो मैं उनको बता दूं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां और ग्लैमर जो है वो दलाली के पैसों से आता है। पत्रकारिता फाके का काम है। आपको शायद 2 वक्त का खाना भी ना मिले अगर आप ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं। आज भी इंडिया के अंदर आप एक एवरेज सैलरी अगर किसी ढंग ओके न्यूज चैनल के पत्रकार की देखें तो मुझे लगता है 50-55 से ज्यादा नहीं है। अच्छे पत्रकारों को मैं जानता हूं जो 10 साल 8 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। आप लंदन से भी पढ़कर आ जाइए, मार्केट स्टैंडर्ड 25,000 का ही है आज भी। हो सकता है दैनिक जागरण, भास्कर में आप जाएं तो 12,000 रुपये देते हैं, अमर उजाला 12,000 रुपया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पत्रकारिता संस्थान जो है खुद अपने आप में एक अत्याचार की फैक्ट्री है। तो आप कैसे उनसे उम्मीद कर रहे हो कि वो कल मिनिमम वेज पर बात करेंगे या किसी मजदूर की बात करेंगे? वो खुद मिनिमम वेज फॉलो नहीं कर रहे। वो खुद वहां 8 घंटे की शिफ्ट का 11 घंटा काम करवा रहे हैं, लेकिन उसको ओवर टाइम नहीं दे रहे हैं। यही लोग अगर विदेश में होंगे, वहां आप 1 घंटा एक्स्ट्रा काम नहीं करा सकते किसी से, बिकॉज वहां तो आर्ली पे रेट है ना। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता को लोगों को समझना चाहिए कि, और मुझे लोग कभी कभी बोले बायस हो, बिल्कुल हूं मैं बायस होना कोई बुरी बात नहीं, और आप अनबायस हो भी नहीं सकते। ये झूठ, वो व्यक्ति झूठ बोलता है जो कहता है कि मैं अनबायस्ड हूं। आप बायस बनिए, लेकिन बायस किसके लिए बनिए? जनता के लिए बनिए। प्रो पीपल बायसनेस सबसे अच्छा अनबायसनेस है। अगर सड़क पर खड़ा एक गरीब की आवाज आप उठा रहे हैं बिना सरकार का पक्ष सुने, तब भी मैं आपकी पत्रकारिता को 100 में से 100 नंबर दूंगा, क्योंकि सरकार के पास तमाम संसाधन है अपनी बात बुलवाने के लिए, लेकिन वो जो गरीब रोड पर बैठा है जिसकी झुग्गी टूट रही है, उसके पास क्या संसाधन है? तो इसके लिए प्रो पीपल अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप बहुत शानदार, वही असली पत्रकारिता है। आज तो बड़ा ताज्जुब होता है कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नाम पर पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो दंगा करवाते हैं चैनल पर बैठकर, और गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर में दंगा रोकते हुए मौत हो गई थी। रामनाथ गोयनका के पास का एक पत्रकार था। जब रामनाथ गोयनका मध्य प्रदेश पहुंचे तो मध्य प्रदेश के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने रामनाथ गोयनका को बधाई देते हुए कहा कि आपका पत्रकार बहुत अच्छा है। अगले दिन रामनाथ गोयनका ने उसे नौकरी से निकाल दिया। कि कैसे मुख्यमंत्री तुम्हारी तारीफ कर सकता है कि तुम अच्छे पत्रकार हो, यानी तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। अच्छा पत्रकार वो हो कि जब पत्रकार न्यूज़पेपर या चैनल का मालिक पहुंचे तो सीएम और जो मंत्री है वो पानी पी कर गाली दे उसके पत्रकार को कि इसको हटाओ, इसको हटाओ, तब वो काम कर रहा है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। और सत्ता की आवाज उठाने वाले लोग पत्रकार नहीं हो सकते, कोई भी हो। मैं ये इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। हर दौर में गोदी मीडिया रहा होगा। भगत सिंह भी लिखते हैं कि 1920 के भी दौर में गोदी मीडिया था इंडिया में, जो अंग्रेजों की तारीफ किया करता था। तो गोदी मीडिया हर दौर में होगा, आज नहीं कल भी होगा, और वो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि आपने एक ऐसा सिस्टम न्यूज़पेपर का क्रिएट कर दिया है, चैनल का, कि बिना आर्थिक संपन्नता के वो चल नहीं सकता। उस सत्ता से सवाल पूछने वाले होंगे तो सत्ता की चापलूसी करने वाले भी लोग वो होंगे। पर मेरा कहना है कि करिए ना। हो सकता है आपकी EMIs हों, आपकी बहुत सारी मजबूरियां होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कुछ तो मजबूरियां होंगी, कुछ तो EMIयां होंगी जिसकी वजह से लोग बेवफा हैं जनता के लिए। पर ठीक है, मेरा कहना है कि इतना मत करिए ना। मतलब आपको झुकने कहा गया है तो आप रेंग लीजिए। आप तो दंडवत हो गए, और आप क्यों प्रधानमंत्री को बचा रहे हो या मुख्यमंत्री के पक्ष में आके खड़े हो रहे हो? आपका काम है खबर दिखा देना। भाई उनके प्रवक्ता बैठे हुए हैं ना, चैनल पर एंकर है, चैनल पर भाजपा का प्रवक्ता है, चैनल पर कांग्रेस का प्रवक्ता है, तमाम पार्टियों के प्रवक्ता है, लेकिन फिर जो एंकर है वो खुद भी प्रवक्ता है। फिर उसके अपने काउंटर सवाल है, इनडायरेक्टली प्रवक्ता। क्यों काउंटर सवाल है? अब मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें चित्रा त्रिपाठी कह रही हैं कि नेहरू ने माफी मांगी। कहाँ से मिला आपको? आपने कोई रेफरेंस दिया क्या? पहले के पत्रकार रेफरेंस देते थे, कोट करते थे कि आई कोट। फेसबुक पोस्ट को कोट कर रही थी। हाँ, आई कोट, लोग ऐसा बोलते हैं, भाषण भी देते हैं आई कोट। तो इसका मतलब होता है कि मैं किसी को कोट कर रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है। लेकिन आप बोलकर निकल जाइए, आपको माफी भी नहीं मांगनी पड़ेगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा सिस्टम है, हम तो चलेंगे। अब बताइए, अब जैसे मैं मीडिया का रोल के बता रहा हूँ, मीडिया ने एक तरीके का हिंदुत्व का एक चोला लबादा ओढ़ रखा है। ये असर साउथ में क्यों नहीं होता? क्योंकि साउथ के लोग हिंदी नहीं समझते, साउथ के लोग इनका चैनल नहीं देखते। लेकिन साउथ के लोग क्या धार्मिक नहीं है क्या?
इनसे ज्यादा धार्मिक है, हमसे ज्यादा ज्यादा धार्मिक है। हाँ। उनके यहाँ जितने रीति रिवाज, कठिन परीक्षा, तपस्या और ये व्रत हैं, नॉर्थ का आदमी फॉलो भी नहीं कर सकता। नॉर्थ का आदमी नॉर्थ में ऐसे मंदिर भी नहीं है जैसे साउथ में मंदिर बनाए गए। तो आप सोचिए कि वहां नहीं जा पा रहे क्योंकि वो नफरत है। मैं जेल में था, जेल में कैसे नफरत फैलेगी जब आदमी समाज में नहीं है? टीवी, जेल में मुसलमानों के लिए बड़ी मुश्किल है इस समय। मैं था, मेरे साथ बैरक में 18-19 मुसलमान थे, जिसमें 5-6 बांग्लादेशी भी थे। उनको पीटने का रोज प्लानिंग बनता था। कितनी बार जेल हुआ है? मैं 2 बार हुआ है। 2 बार? सेम जेल में ही रहा, लखनऊ में। एक जेल में? हाँ, एक ही जेल में रहा। एक बार तो मैं 8 दिन रहा, एक बार 3 महीने रहा। तो 3 महीने वाले में बहुत कुछ सीखने मिला। हालांकि 7 दिन वाला क्रैश कोर्स भी वो ठीक था, लेकिन उसके लिए वो अगर नहीं किया होता तो शायद ये 3 महीना नहीं होता। क्या कारण था जेल जाने का? मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणियां थी, कुछ पूर्व में किए रिपोर्ट्स थे। आपने लिख दिया, इसको छुपाए नहीं छुपता। हाँ, तो अगले दिन पुलिस भेज दी होगी। अगले दिन पुलिस भेज दी। और मुझे लगता है कि ये जो लोग बोलते हैं ना कि आप सरकार का मीम बनाते हो, सरकार चुनकर आती है, 5 साल जनता का मीम बनाती है। और अगर जनता मीम बना दे तो ये बड़ा ऑफेंड हो जाते हैं। 5 साल रोज मीम बनता है जनता का, जितने वादे किए हैं। मुझे लगता है कि आप अमेरिका में देखिए प्रधानमंत्री को किस तरीके से लोग क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ तो जरा सा भी आप कुछ बोल दीजिए, आपको तो बड़ी मर्यादा में रह के, मर्यादा में रहेंगे तो क्रिटिसाइज कैसे करेंगे? मर्यादा भी तो आपने तय कर ली कि कहाँ मर्यादा है। मर्यादा तय कर, जो मर्यादा की बात करें उन्हीं ने तय किया मर्यादा क्या है। और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जनता से बड़े हैं क्या? जनता से तो कोई बड़ा नहीं हो सकता। चुन कर आए हैं ना आप। जब आप चुन कर आए हैं, कह रहे हैं कि मुझे इतने लोगों ने वोट दिया, मुझे इतने लोगों का समर्थन है, तो भाई जब लोग आपकी क्रिटिसिज्म करें, आपको भला बुरा कहें, तो भी आप कहिए ना, ये भी तो उन्हीं लोग वही कर रहे हैं जिन्होंने वोट दिया। और ये सबके लिए है। मतलब मैं मानता हूँ सत्ता का जो स्वभाव है वो गैर लोकतांत्रिक है। कहीं की भी आप सरकार देख लीजिए, क्या ममता बनर्जी ने ट्वीट करने की वजह से लोगों को जेल में नहीं भेजा? क्या शिवसेना सरकार ने नहीं भेजा? क्या कांग्रेस सरकार ने नहीं भेजा? हर सरकार। असीम त्रिवेदी कार्टूनिस्ट थे, उनके ऊपर एनएसए नहीं लगाया? किसने लगाया? बीजेपी ने लगाया, कांग्रेस ने लगाया था जब अन्ना आंदोलन में वो कार्टूनिस्ट थे जो बिग बॉस में भी आए थे। तो मेरा कहना, सत्ता का जो स्वभाव है ना, वो गैर लोकतांत्रिक है। शायद हमने एक ऐसे समाज का निर्माण किया है जहाँ पे क्रिटिसिज्म सहने की क्षमता नहीं है। हमारे लिए एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि हमें समझना चाहिए कि हमें फ्रीडम स्ट्रगल को देखना चाहिए। फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारा था वो बहुत ही एलीट फ्रीडम स्ट्रगल था। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में अमीर लोग थे, गरीब लोग नहीं थे। नेहरू अमीर थे, अम्बेडकर अमीर थे, पटेल अमीर थे, सुभाष चंद्र बोस अमीर थे, और जितने भी लोग थे, मतलब ये अमीर लोगों का मूवमेंट था। लोकमान्य तिलक की 1912 में आमदनी 2 लाख रुपए सालाना थी। आप सोच सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर बच्चे परिवार से। मतलब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल अमीर लोगों का रहा है। और हम लोग जो इंस्पायर होते हैं ना फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो लड़ाई थी वो नोबल्स और कॉमन्स के बीच में थी। वहाँ के जो नोबल थे, जिनको सारी राइट्स थी, सब कुछ था, उनकी और गरीबों की लड़ाई थी। तो हमारे देश का प्रॉब्लम ये था कि जब अंग्रेज गए, सत्ता उनके हाथ में दिया जो लोग ऑलरेडी नवाब टाइप लोग थे, जिनका ऑलरेडी घर में नौकर चाकर सब कुछ है, तो उनके लिए रसूख का मामला था। अगर हमारे यहाँ भी कोई ट्रेड यूनियन वाला या कोई मजदूर प्रधानमंत्री बनता, अब आप इस देश के अंदर नेता बन जाइए और साइकिल से सफर करिए, तो आपके ही कार्यकर्ता आपको गाली देंगे, बोलेंगे बताओ। आपकी सौम्यता को लोग यहाँ गलत समझते हैं पॉलिटिक्स में, इंडिया में। तो 2 बार जेल हो के जा चुके हैं। पहला कारण था योगी आदित्यनाथ पे टिप्पणी है, और दूसरा कि राम मंदिर और राष्ट्रपति को लेकर आपने कुछ कहा। कई बार होता है कि शायद कभी सरकारें, मतलब मैं अगर जो आपके विपक्ष में बोलते हैं मैं उनका पक्ष रखूं, तो वो ये है कि शायद भाषा अमर्यादित हो जाती है। आप क्रिटिसिज्म करें, आप सामने वाले को कटाक्ष भी करें, व्यंग करें, आपको आलोचना करने की भी आज़ादी है, मगर मर्यादित भाषा में। मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है इसका। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी भाषा ठीक नहीं है, आपका ये नहीं ठीक है। आपने स्टैंडर्ड किसने तय किया? ये तो वही मेरिट वाली बात हो गई ना, कि हम बताएंगे कि सभ्य भाषा क्या होती है। बहुत सारे गांव में
किसी चमार कम्युनिटी से आने को चमरवा बोलना भी बहुत सभ्य भाषा है। किसी गांव में ठाकुर साहब को सिर्फ ठाकुर बोल देना असभ्य माना जाता है। तो ये जो सभ्यता का लोग पैरामीटर सेट करके बैठे हैं ना, ये बहुत गलत है। ये अपने अपने हिसाब से लोगों ने सेट करके रखा है। क्योंकि मैं इस देश में जब पैदा हुआ, मैंने आंखें खोली और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे दिमाग में भगत सिंह, अंबेडकर, नेहरू, गांधी, इन सब के विचारों का भारत निर्माण होता है। उनके भारत में बोलने की आज़ादी है, उनके भारत में क्रिटिसाइज करने की आज़ादी है। और भाषा जो है, भाषा इक्विटी है। लोगों को ये समझ पाना चाहिए कि भाषा की इक्विटी है। आप किसी उर्दू में बात करने वाले व्यक्ति को गलत उर्दू में क्रिटिसाइज कर दीजिए तो आपको कहेगा कि ये तो इनकी तो भाषा ठीक नहीं है। भाई अगर वो उसकी भाषा है ही नहीं या उसकी भाषा में महारत नहीं हासिल है, वो हिंदी साहित्य का छात्र नहीं है, तो वो अपने बोलचाल की भाषा में तो क्रिटिसाइज करेगा ना। आप क्या उसको चाहते हो कि व्याकरण लेकर बैठे क्रिटिसाइज करने के लिए? मैं मुंबई में पैदा हुआ, मैं अपनी असली भाषा में क्रिटिसाइज करना शुरू करूंगा तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं जो भाषा का इस्तेमाल करता हूँ वो प्रशांत कनौजा की सभ्य भाषा है। नहीं तो मैं मुंबई की भाषा में अगर क्रिटिसाइज करने लगूं तो ये नहीं, एक लाइन नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। इनको समझना चाहिए कि लैंग्वेज एक इक्विटी है और वो सबके पास नहीं होती है। जैसे संस्कृत है, हर कोई संस्कृत नहीं पढ़ सकता ना। आप गलत संस्कृत बोलिए तो कहेंगे कि आपका तो सभ्यता ही नहीं है आपके अंदर किस तरीके से। तो भाषा सीखना एक मुझे लगता है एक पारिवारिक इक्विटी है, बहुत आसानी से नहीं प्राप्त होती सबको। तो बहुत सारे लोग हिंदी ठीक से नहीं। अब जैसे मुझे याद है उनका कांग्रेस के एक बड़े नेता थे जिन्होंने मोदी को नीच कहा था, मणिशंकर अय्यर। अब मणिशंकर अय्यर ने कहा था मोदी सो लो। अब उसके दिमाग में लो का ट्रांसलेशन हिंदी में नीच है। अब वो चला दिया भाई मोदी को जी नीच का। भाई उसकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है। बहुत सारे लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं हो सकती, किसी की मराठी नहीं हो सकती। तो जाहिर सी बात है मैं अपनी बोलचाल की भाषा में क्रिटिसाइज करता हूँ। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति इतना बड़ा पद है कि उसे क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, तो फिर ये भी बोलना बंद करना पड़ेगा कि हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। मैं तो क्रिटिसाइज करूंगा राष्ट्रपति को, मैं तो कह रहा हूँ फिर जेल डाल दीजिए, आप एक काम करिए, सजा दे दीजिए, फांसी की सजा दे दीजिए। लेकिन अगर मुझे राष्ट्रपति आकर कहेंगे कि एक कोर्ट के फैसले के ऊपर समर्थन करेंगे और एक पॉलिटिकल बयान देंगे तो राष्ट्रपति का क्रिटिसिज्म होना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि क्या जरूरत है राष्ट्रपति। लोग कहते हैं शॉर्टकट है फेमस होने का। शॉर्टकट है फेमस तो आप भी होइए, जेल जाके आ जाइए, 3 महीना रहकर आइए जेल, सबको पता चलेगा शॉर्टकट है कि नहीं कि लॉन्ग कट है। और शॉर्टकट क्या होता है? हम क्या करें? आपसे लड़ने के लिए क्या करें? आपसे सवाल ना पूछें, क्या करें आप? और फेमस होना है कि क्या मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ क्या फेमस होके? कि ये शॉर्टकट था कि मैं फेमस होके बिग बॉस चला गया, या शॉर्टकट है कि मैं उसको फेमस करके मैं स्प्लिट्स विला में बैठा हुआ हूँ?